तो स्टूडेंट आप सब कैसे हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैज वेज अ जेनोटिकल वॉर। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी है उसने एक जेनोटिकल वॉर स्टार्ट की। जेनेटिकल वॉर का मतलब है, यहाँ पर आप देखिए न्यू वर्ड में बताया गया है कि किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ पीपल को मारना बड़े स्केल पर, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe। तो ये जो जेनेटिकल वॉर थी, जेनेटिकल मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन को मारना, किल करना, ये रिजल्ट हुआ कि मास मर्डर मतलब बहुत बड़ी संख्या में कुछ एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड ग्रुप्स जो कि इनोसेंट सिविलियंस थे यूरोप के, उनको किल करा गया, उनको मारा गया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड, अब देखिए कितने सारे लोग जो हैं उनको किल्ड किया गया। इसमें 6 मिलियन जीयूज थे और आपके जो जिप्सिस थे और पोलिश सिविलियंस थे। 70,000 जर्मन्स थे तो हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिज़िकली, जो लोग थे मेंटली एंड फिज़िकली डिसेबल्ड थे उनको भी मार दिया गया। बिसाइड्स इन न्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट विरोधी हुआ करते थे, उनको भी मारा गया। नाजीज जो थे वो नाजीज डिवाइस एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। नाजीज जो थे उन्होंने इस तरीके से इनोसेंट लोगों को बहुत संख्या में मारा। दैट इज़ बाय गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्टविट्स, और कई सारे किलिंग सेंटर हुआ करते थे जहाँ पर ले जाकर इस तरीके से मास किलिंग किया जाता था, जिसमें कि था ऑस्टविट्स था, द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस जो एक जेल थी वहाँ पे ले जाया जाता था। Only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life। तो उसमें केवल नाजीज जो थे उनको 11 को मार दिया गया, बाकी को जेल डाल दिया गया। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crime। तो जब नाजिज्म हार गए तो जो पनिशमेंट था नाजिज्म का वो हालांकि उस ब्रूटल और उस क्राइम जो उन्होंने अगेंस्ट किया था लोगों के प्रति, उससे बहुत कम था। मतलब नाजिज्म में ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस, ज़्यादा तरीके से क्राइम्स या पनिशमेंट दिया था। The Allies did not want to be as harsh as defeated Germany as they had been after the First World War। जो अलायंस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से लोगों को हैशली ट्रीट किया गया, जो अलायंस थे उन्होंने हालांकि जर्मनी डिफीट हुआ था उनसे, तब भी उन्होंने उनके साथ इतना हार्श बिहेवियर नहीं किया। Everyone come to feel that rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। हर किसी को यही लगता था कि जो नाजी जर्मनी का राइज है वो एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, जो कि जर्मन ने एक्सपीरियंस किया था, उसकी वजह से नाजी जर्मनी का जो राइज है वो जर्मनी में हुआ। तो किस वजह से हुआ ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट था बर्थ ऑफ वेमियर रिपब्लिक जर्मनी। ये जो है ये वेमियर रिपब्लिक कैसे स्टार्ट हुआ इसमें बताया गया है। जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century, fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies। जर्मनी वो फर्स्ट पावरफुल एम्पायर था जिसने कि 20th सेंचुरी के अर्ली में जो है वो फर्स्ट वॉर उसने लड़ी। फर्स्ट वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चली थी। और ये जो जर्मनी था ये ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड और जो अलायंस थे, अलायंस कौन कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इनके अगेंस्ट जो है जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट की थी। ऑल जॉइन द वार enthusiastically hoping to gain from a quick victory। सभी लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया इस आशा से कि उनकी जीत होगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर
would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. और जैसे जैसे उन्हें लगने लगा कि वॉर जो है लंबी खींचने लगी है, तो यूरोप में जो रिसोर्सेज थे वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगे. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मनी ने भी फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए. हाउएवर द अलायंस स्ट्रेंथ बाय द यूएस एंट्री 1917. और जब अलायंस में यूएस की एंट्री हुई 1917 में, वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918. तब उसने जर्मनी को डिफीट कर दिया और ये 1918 में एक सेंट्रल पावर बन गई. The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. तो जब डिफीट हो गया जर्मनी और जो वहाँ पे जो एम्परर थे उनकी सत्ता भी ख़त्म हो गई, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पार्लियामेंट पार्टीज़ को कि वो जर्मन पॉलिसी को रिकास्ट करें, मतलब उस पर पुनर्विचार करें. A National Assembly met at Vermeer and established a democratic constitution with a federal structure. और उसके लिए क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली जो है वेमियर में मिली और उसने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पे के ऊपर फेडरल स्ट्रक्चर था जिसका, उसको उन्होंने वेमियर में जाके उस पर जो है कह सकते हैं कि एक मीटिंग हुई. Disputes were now elected the German parliament on rich stage. तो इस तरीके से जर्मन पार्लियामेंट जैसे कि रिच स्टेज कहा जाता है, उसने इलेक्ट किया लोग अपने वेमियर रिपब्लिक के लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन. और जो वेमियर रिपब्लिक या जो पार्लियामेंट का निर्माण हुआ वो हुआ जिसमें कि जर्मनी के सभी लोगों ने वोट कास्ट किया और इसमें वुमेन ने भी वोट कास्ट किया और जर्मन पार्लियामेंट या जिसे रिस्टेज कहा जाता है वो इलेक्ट की गई. द रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. The peace treaty at Versailles with the Alliance was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. तो हम देखते हैं कि जो रिपब्लिक था, क्योंकि जो रिपब्लिक था वहाँ पर, हालांकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जर्मनी डिफीटेड एंड द फर्स्ट वॉर, जर्मनी फर्स्ट वॉर में हार गया था. जो पीस ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी वर्सलिस में विद द अलायंस वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. वो एक बहुत ही अलायंस के साथ ट्रीटी हुई, बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी. इसमें जर्मनी को अपनी सारी कॉलोनीज़ को लॉस्ट हो गई और उसको उसकी जो टेंथ ऑफ पॉपुलेशन थी वो उस कॉलोनी में थी, वो उसे लॉस्ट करनी पड़ी. 13% ऑफ उसकी टेरिटरीज चली गई. 75% और उसके जो आयरन और स्टील कंपनीज थी वो भी चली गई, वो फ्रांस को मिल गई. पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया में वो उनकी इस तरीके से जो कंपनीज थी आयरन की वो उनको देनी पड़ी. द अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर. अलाइड पावर ने जर्मनी को वीक कर दिया. द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड. और वॉर गिल्ट होता है मतलब वॉर ख़त्म होने के बाद पूरा जजमेंट होता है, तो जर्मनी को वॉर गिल्ट क्लॉज के अंदर उसको दोषी बताया गया और वो रिस्पॉन्सिबल था कि अलाइड कंट्री का जितना भी सफ़र्ड हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है वो उसे पूरा करेंगे. जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू $6 बिलियन. जर्मनी को $6 बिलियन वॉर कंपनसेशन देना पड़ा. The Allied armies also occupied the resources-rich Rhineland for much of the 1920s. Allied armies को ने जो उनका resources थे rich Rhineland उसको भी occupy कर लिया. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. कई सारे जर्मन लोगों को ये लगता था कि जो न्यू वेमर रिपब्लिक है
वो ना केवल रिस्पॉन्सिबल है उनकी हार का, बल्कि जो डिसग्रेस है वर्सलिस में, उसके लिए भी वेमियर रिपब्लिक ही दोषी है।